नमस्कार दोस्तों। मैं अनिल कुमार। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के संबंध में चर्चा करेंगे। रेफरेंस के तौर पर आप गौरव दत्त एवं अश्विनी महाजन की किताब भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि एस चांद पब्लिकेशन से प्रकाशित है, उसका संदर्भ भी ले सकते हैं। प्रामाणिक आंकड़ों के लिए आप भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक प्रकाशित होने वाली स्टैटिकल ईयर बुक का मार्गदर्शन ले सकते हैं। साथ ही प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली आर्थिक समीक्षा का भी आप मार्गदर्शन ले सकते हैं, जो कि मैं अपने आगामी नोट्स या वीडियोस में आपको बताऊंगा। प्रथम बिंदु हम लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रति व्यक्ति निम्न आय स्तर। ऑल इंडिया पर कैपिटा NNI 2018-19 में 1,26,406 रुपये रही, जो 2011-12 की स्थिर कीमतों पर है। पिछले 8 वर्षों में देखा जाए तो यह लगभग 2 गुने से थोड़ा सा कम वृद्धि के आसपास है। देखा जाए तो वैश्विक स्तर के अनुसार यह काफ़ी कम है। विश्व बैंक द्वारा भी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत 2019 में $2,200 प्रति व्यक्ति आय के कारण निजी मध्यम आय समूह, यानी कि 4 समूहों में यदि बांटा गया है तो ऊपर से तीसरे समूह में शामिल का माना गया है। इससे यह पता लगता है कि भारत जो है निम्न आय वर्ग में शामिल है और भारत के निवासियों की जो औसत आय स्तर है वह काफ़ी कम है, जिसके कारण भारत को निम्न मध्यम आय वर्ग समूह में शामिल किया गया है। दूसरा बिंदु हम लेते हैं कृषि का निम्न स्तर, उस पर अत्यधिक निर्भरता और उत्पादन का प्राथमिक स्तर। RBI हैंडबुक में उत्पत्ति एवं कीमतों के पाठ में, या कहें कि आउटपुट एंड प्राइसेस चैप्टर में कृषि संबंधी आंकड़े मिलते हैं। एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो खाद्यान्नों के उत्पादन हेतु क्षेत्रफल के आंकड़े में 1962 में 1178 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2018-19 में 1239 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल हुआ। हालांकि सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से उत्पादन संभावना बढ़ती है, फिर भी पुरानी तकनीक, साख का अभाव, कृषकों का पारंपरिक उत्पादन व्यवहार आदि कृषि को लगभग हानिकारक व्यवसाय भी साबित करते हैं। मानसून पर अत्यधिक निर्भरता के कारण पारंपरिक कृषि साख प्रणालियों के कारण भी कृषकों को नुकसान पहुंचता है। विद्यार्थियों, यहाँ यह गौर करने की बात है कि इस वीडियो में हम लगभग सभी विशेषताओं को संक्षिप्त रूप में अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की कक्षा में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको प्रत्येक विषय या पाठ पर विस्तार से चर्चा करने को मिलेगी एवं आप एक एक बिंदु को समझते जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम एक संक्षिप्त छवि के रूप में ही आपको विभिन्न बिंदुओं की चर्चा कर रहे हैं। इसी संदर्भ में तीसरा बिंदु लेते हैं, जो कि है जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर। 1991 से 2001 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि 21.5% व 2001 से 11 में 17.6% रही। ऐसे में आर्थिक प्रगति की गति धीमी होती है एवं लाभ सभी व्यक्तियों को बराबर नहीं मिल पाता है। अतः हमें इस बात पर विशेष गौर करना चाहिए कि यदि जनसंख्या की वृद्धि दर एक निश्चित सीमा में होती है तो आर्थिक विकास का लाभ जो है हमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अब हम आगे देखते हैं खुली बेरोजगारी व रोजगार की बहुतायत। खुली बेरोजगारी व अल्प रोजगार की बहुतायत के कारण भी अर्थव्यवस्था में कमी का सामना करना पड़ता है। खुली बेरोजगारी में व्यक्ति साल भर बेरोजगार रहता है तथा आकस्मिक रोजगार को
स्वीकार नहीं करता है। दैनिक स्थिति बेरोजगारी में खुली व अल्प दोनों प्रकार की बेरोजगारी शामिल होती है। अल्प रोजगार में क्षमता से कम काम करते रहना शामिल होता है, जैसे 8 के बजाय प्रतिदिन 4 घंटे ही काम करना। यह अल्प बेरोजगार की जो व्यवस्था है वह ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। वर्ष 2017-18 के सर्वेक्षण के अनुसार 5.3% व्यक्तियों को बेरोजगार माना गया। यह आंकड़े पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में प्रकाशित हुए, जो कि 2019 में प्रकाशित हुए थे। पूंजी निर्माण का निम्न स्तर, इसे हम जीडीपी एट करेंट मार्केट प्राइस के संदर्भ में देखें तो वर्ष 2016-17 में पूंजी निर्माण का प्रतिशत जीडीपी के अनुपात में 30.9 और 2017-18 में 32.3% रहा। विकसित देशों के संदर्भ में ये माना जाए तो ये बहुत कम है। चीन के संदर्भ में यह लगभग 45 या उससे अधिक प्रतिशत लगभग रहता है। ऐसे में विदेशी पूंजी के अभाव में विकासशील देशों को विभिन्न साधनों का अभाव झेलना पड़ता है। अतः पूंजी निर्माण का निम्न स्तर आर्थिक विकास की प्रमुख बाधा बन जाता है और भारत के संदर्भ में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संपत्ति के वितरण में असमानता, भारत में 2005 से 13 की अवधि में आय का गिनी गुणांक 0.33 रहा। यह 2018 में 0.47 रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में संपत्ति या आय के वितरण में बहुत अधिक असमानता है, जिसके कारण अधिक अमीर जो है वो बहुत अमीर हैं और जो गरीब लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है और इस कारण उनके जीवन स्तर में कमी होने के कारण सरकार को अत्यधिक साधनों का व्यय करना पड़ता है। अगला बिंदु है उत्पादन तकनीक का अभाव। भारत में अभी भी कृषि, उद्योग इत्यादि क्षेत्रों में प्राथमिक तकनीकें ही काम ली जाती हैं। जनसंख्या की बहुलता के कारण अधिक श्रमपरक तकनीक लागू करने से मशीनीकरण से बचाव का मार्ग सुझाया जाता है, जबकि मानव श्रम को कुशल बनाकर नए उद्योग क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। अतः उत्पादन तकनीक को बढ़ाने से एक तरफ जहां रोजगार बढ़ेगा, वहीं दूसरी तरफ भारत के कुल उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि होगी। अतः उत्पादन तकनीक में अभाव का जो बिंदु है उसको हमें दृष्टिगोचर रखते हुए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्ध क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं होना, भारत में कम पूंजी, कम औद्योगिक सघनता के कारण ऊर्जा आवश्यकताओं की तीव्र वृद्धि नहीं हो पाती। उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो भारत में औद्योगिकरण के अभाव के कारण पर्याप्त शक्ति की या कहें कि विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में हम अत्यधिक ऊर्जा की मांग नहीं होने के कारण हम संसाधनों का पूर्ण दोहन नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार जो नवीनीकृत हो सकने वाले जो उत्पादन शक्ति के संसाधन है, उनकी उत्पादन कीमत ज़्यादा होने के कारण उनका प्रयोग कम होता है। जैसे कि सौर ऊर्जा क्षेत्र में या पवन ऊर्जा क्षेत्र में हमें अधिक कीमत लगाने के कारण हम उनका दोहन पूर्ण तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और पारंपरिक जो क्षेत्र हैं जैसे कि कोयला से या और अन्य साधनों से ही हम शक्ति उत्पादन कर रहे हैं, जिससे भी भारतीय अर्थव्यवस्था को नकारात्मक क्षेत्र में जाना पड़ता है। अन्य बिंदु है आधारभूत ढांचे की कमी। स्टैंडर्ड एवं पुअर रेटिंग एजेंसी के 2018 के आंकड़ों के अनुसार 2040 तक भारत को $4.5 ट्रिलियन के बराबर राशि आधारभूत ढांचे में व्यय करनी होगी, जो कि भारत की वर्तमान जीडीपी से भी ज़्यादा है।
देखा जाए तो बिना आधारभूत ढांचे के विकास के कोई भी अर्थव्यवस्था तरक्की नहीं कर सकती है, और आधारभूत ढांचे में एक बार निवेश के पश्चात उसका कई वर्षों तक उपयोग किया जा सकता है। अतः भारत जैसे विकासशील देश के लिए, जहां एक तरफ समस्याएं सामाजिक पूंजी निर्माण और अपनी पूर्व की क्षमताओं से पार पाना होता है, वहीं दूसरी ओर भविष्य के लिए भी आधारभूत ढांचे के विकास के लिए भी पर्याप्त संसाधनों का जुटाव करना होता है। यह समस्या भी भारत के लिए अत्यंत गंभीर है। जीवन का निम्न स्तर। प्रति व्यक्ति कम आय और विभिन्न सार्वजनिक वस्तुओं की निम्न गुणवत्ता के कारण आम नागरिक का जीवन स्तर निम्न बना रहता है। उसके विकास के मार्ग कम रहने के कारण वह गरीबी व बेरोजगारी के दुष्चक्र में फंसा रहता है। अतः इस दुष्चक्र को दूर करने के लिए सरकार को सार्वजनिक वस्तुओं में निवेश को बढ़ाना पड़ता है, जिसमें वह शिक्षा मुफ्त हो सकती है, स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त हो सकती हैं, अन्य सार्वजनिक परिवहन व अन्य जो साधन हैं उन पर बहुत ही कम खर्चों में सुविधाएं उपलब्ध कराना हो सकता है, ताकि अधिक से अधिक धनराशि निम्न आय वर्ग के पास उपलब्ध हो और वह अपना विकास कर सके। अन्य बिंदु है मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता। आम नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य मानकों के निम्न स्तर से अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। अतः मानव पूंजी को अधिक मजबूत बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य मानकों पे पर्याप्त बल दिया जाता है। भारत के संदर्भ में आज़ादी प्राप्त होने के बाद से ही सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, फिर भी यह संतोषजनक स्तर पर अभी भी नहीं पहुंच पाई है। ग्रामीण इलाकों में अभी भी यह एक सामान्य स्तर पर महसूस नहीं होती है। या यह देखा जाए कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय या स्वास्थ्य आपदा के समय जब इनकी ज़रूरत पड़ती है, तब हमें महसूस होता है कि हमें और अधिक संसाधनों की आवश्यकता है। प्रतिकूल जनांकीय विशेषताएं। अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, परंतु स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्ण रोजगार आदि के निम्न मानक जीवन को दुष्कर बनाते हैं। युवाओं के अधिक प्रतिशत से जनसंख्या लाभांश होता है, परंतु बेरोजगारी से स्थिति विपरीत हो जाती है। इसलिए हम यह मान सकते हैं कि एक तरफ भारत में प्रतिकूल जनांकीय विशेषताएं होने से जनसंख्या लाभांश की जो स्थिति है उसका हम पूर्ण रूप से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अतः मानव श्रम को कुशल बनाकर हम जनांकीय विशेषताओं को लाभ में शामिल कर सकते हैं। अंतिम बिंदु है आर्थिक संस्थाओं के संगठन का अपर्याप्त विकास। विभिन्न आर्थिक संस्थाएं किसी भी देश के विकास के लिए आवश्यक होती है। यह भारत के संदर्भ में पूंजी बाजार की विभिन्न संस्थाएं, शेयर बाजार, निजी बैंक, सहकारी बैंक इत्यादि हो सकते हैं। इनके सुधार के लिए आवश्यकता है। पिछले वर्षों में हमने देखा है कि जनधन खाते खोलकर अधिकांश जनसंख्या को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया और विभिन्न सामाजिक सेवाओं से संबंधित धनराशि उनके खातों में सीधे पहुंचाने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार के आर्थिक सुधार उपायों से भी आम नागरिकों को लाभ पहुंचता है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम देखें कि भारतीय अर्थव्यवस्था के हमने विभिन्न पहलुओं का एक छोटे छोटे मार्गदर्शक समूह में अध्ययन किया है और हम प्रत्येक पाठ का विस्तार से आगामी वीडियोस में अध्ययन करेंगे। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आगामी वीडियोस में इसका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।